नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ भारत और चाइना के बीच में ये जो नया डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हुआ है उसके बारे में कुछ रोचक जानकारी। तो ये जो भारत और चाइना के बीच में जिस तरीके से पिछले 8 महीनों से ये टकराव चल रहा था वो कुछ नया नहीं है। ये जो अगर आप चाइना की जो हिस्ट्री में पीछे देखेंगे तो ऐसे टकराव बहुत सारे हो चुके हैं और वो थोड़े से समय में युद्ध में भी तब्दील हो चुके हैं। अगर 1962 की बात करें तो वो 2 से 3 महीना में इस तरीके का टकराव युद्ध में तब्दील हो गया था। और अभी का जो डिसएंगेजमेंट हुआ और जिस तरीके से भारत ने पूरे 10 महीने तक चाइना को इस तरीके से दबा के रखा, उसका ये नतीजा निकला कि चाइना को चाहते हुए भी भारत पर एंक्रोचमेंट करने की उसकी जो खेवना थी वो पूरी नहीं हो चुकी है। उसका काफ़ी सारे स्ट्रेटेजिक रीज़न भी है। वो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले बात की ये 21वीं सदी चल रही है और 2021 चल रहा है। और 2020 से 2021 के बीच में जिस तरीके से चाइना का भारत के साथ डेवलपमेंट हुआ उसमें उसकी जो कैलकुलेशन थी इस तरीके से थी कि पास्ट की हिस्ट्री को देखते हुए अगर भारत पर हम फिनेंशियली मसल्स और आर्मी पावर से कुचलने की कोशिश करेंगे तो वो भारत दब जाएगा। अब ये जो थिंकिंग है वो चाइना की थिंकिंग है और वो थिंकिंग के अनुसार चाइना ने वॉरफ्रेम के जो गेम था वो खेलना शुरू किया था कि नहीं आना ये अगस्त 2020 में कि जिस तरीके से 1962 में भारत की सरहद पर पंजाबी और हिंदी गाने बजाकर भारतीय जवानों को जो गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, ठीक उसी तरीके का जो पैटर्न था 2020 में भी उसने शुरू किया। हालांकि उसमें वो बुरी तरीके से पिट गया उसको। अब इस समय में पता नहीं चला कि ये 1962 वाला नहीं है, 2020-21 वाला भारत। तो ये जो बाइंग टाइम का जो फॉर्मूला था वो चाइना टैक्टिकली यूज़ कर रहा था कि भाई नवंबर दिसंबर की सर्दी आएगी तो उसमें चाहे भारत को पीछे हटना ही पड़ेगा क्योंकि भारत इतनी सर्दी को सहन नहीं कर पाएगा। और चाइना को अपने सैनिकों पर बहुत विश्वास था कि हमारे जो सैनिक हैं वो किसी भी तरह पर वहाँ पर डटे रह सकते हैं, जैसे कि वो रोबोट हो। हालांकि वो उसकी जो थियरी थी वो गलत पड़ी। जब नवंबर आना शुरू हुआ तो ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे कि काफ़ी सारे जो चाइनीज सैनिक थे वो वहाँ पर बीमार होने लगे और लुढ़कने लगे। और इसी के अंतर्गत चाइना ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हुए नवंबर से वहाँ पर जो सैनिक जो होते थे वो रोटेशन पद्धति लगा दी, यानी कि कोई सैनिक वहाँ पर आता है 1-2 दिन के बाद वापस चला जाएगा, दूसरा नया सैनिक आएगा। क्योंकि चाइना की बस्ती 1.4 बिलियन पीपल है तो उसके पास ऐसी कोई कमी नहीं है इधर से उठाकर यहाँ पर ला दे। दूसरी बात की अक्टूबर से लेकर जनवरी तक चाइना के जो 2 सैनिक थे वो भारत की सीमा में आ गए थे। उसको भारतीय आर्मी ने पकड़ लिया था और फिर इंटरोगेशन से पता चला कि वहाँ की जो सैनिक थे वो फोर्सफुली आते हैं, नहीं कि अपने देश की रक्षा के लिए, क्योंकि वहाँ के जो सैनिक है उसको अपने देश की रक्षा का कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ भी उसके लिए कोई मैटर नहीं करता। उसको फोर्सफुली लगा देते हैं कि चलो आपको सेना के में भर्ती होना है और भारतीय बॉर्डर पर जाना है। तो कोई भले इस तरीके से थोड़ी ना अपनी बॉर्डर की रक्षा करेगा कि भाई जबरदस्ती तू जा ही जा चाइना की बॉर्डर पर, अब भारत की बॉर्डर पर और भारतीयों को वहाँ पे लपाट मार के आ जा। ऐसा चाइना में होता है, भारत में नहीं होता। भारत में जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है, क्वालिफाइड होना पड़ता है, उसके बाद उसको पोस्टिंग मिलती है। तो खैर वो तो बहुत डिफरेंस है भारत और चाइना की आर्मी। तो उसी के अंतर्गत पता चला कि वहाँ के जो फ्रंटियर सैनिक जो है काफ़ी सारे ये दारू पी के और शराब पी के और काफ़ी सारे ऐसे फिजिकली अनफिट लोगों को वहाँ पर लगा दिया। तो ये पता चलने के बाद तुरंत ही उसने रोटेशन शुरू कर दिया, यानी कि 2-3 दिन या फिर 1 हफ्ते के बाद पूरे के पूरे सैनिक चेंज हो जाएंगे। तो इसी के अंतर्गत चाइना की स्ट्रेटजी पता चले कि चाइना चाहे कितना भी बड़ा दिखावा कर ले किंतु वो एक हवा से भरे हुआ गुब्बारा है। अगर उसको एक छोटी सी भी पिंच हो जाएगा तो पटक करके वो गुब्बारा फूट जाएगा। अब अगर भारत की बात करें तो भारतीय आर्मी को अभी से नहीं पिछले 30 सालों से ऐसी हाइट पर सेना डिप्लॉय करने का और उसके साथ साथ काम लेने का भारत को तजुर्बा है। तो वो तजुर्बा इस समय भी बहुत काम आया है। यहाँ पे आपने कभी ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी होगी कि भारतीय सैनिक जो थे वो वहाँ ठंड के मारे सिकुड़ गए और वहाँ पे वापस आ गए, ऐसा कभी नहीं सुना होगा और कभी सुनेंगे भी नहीं। तो ये जो भारत की ओर से जो फर्म रिस्पॉन्स दिया गया उससे
चाइनीज थिंक टैंक जो वहाँ पे बीजिंग में बैठे हुए हैं उसके दिमाग में सोचने लगे कि ये जो है हमारी टेक्निक्स कामयाब नहीं हो रही। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जब जून में गलवान वैली की घटना हुई तब भारत ने अपने 19 जो सैनिक थे वो वीरगति को प्राप्त हुए थे और सामने की ओर भारत ने चाइना के करीब 45 से ज़्यादा जो चीनी पिट्ठू थे उसकी गर्दन मरोड़ कर उसको मृत्यु लोक में से उसको यमलोक में भेज दिया था। अब ये हुआ यू की चाइना की इतने सारे सैनिकों की जो मृत्यु हुई तब वहाँ के जो मीडिया है वो तो स्ट्रेट कंट्रोल मीडिया है, यानी कि वहाँ पर अगर आपको सुसु करने भी जाना है पब्लिक टॉयलेट में तो वहाँ पर भी कैमरा लगा हुआ है, वो देखते हैं कौन सुसु करने गया। तो इस तरीके का स्ट्रिक्टली मॉनिटर होता है और अगर आप रोड ऊपर से पास होते हो तो आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो सरकार के विरुद्ध में है या नहीं। ये आपको बात अजीब लगेगी क्योंकि आप भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं और पीएम हो या फिर अपोजिशन लीडर हो उसको गालियां गलौज कर सकते हो। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, गालियां गलौज करने की, महीनों तक धरना करने की जो आज़ादी है सिर्फ भारत में मिल सकती है। अगर आप चाइना में जाओगे तो पिछवाड़े पर लात मारकर आपको कहीं कंसंट्रेशन कैंप में डाल देंगे, कभी आपको और आपके फैमिली का आता पता नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस है दोनों के पीछे। उसके बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि गलवान वैली के बाद भारतीय जो माउंटेन स्ट्राइकर जो ग्रुप है वो लोगों ने वो आर्मी की टुकड़ी ने क्या किया कि जो चाइना की जो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 1 के बीच में जो चाइना की जो ट्रूप्स वहाँ पर खड़े हुए थे उसके एग्जैक्टली सामने अपनी एक जो नदी पास होती है और नदी के एग्जैक्टली दूसरी और ब्लैक माउंटेन्स करके वहाँ पे पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर भारतीय सेना ने वहाँ पे कब्जा कर लिया। अब हुआ यूँ कि मान लो कि ये पहाड़ी है, बीच में से ये नदी जा रही है और यहाँ पे चाइनीज पिट्ठू की पोस्ट है। तो अब यहाँ से चाइना अगर चाहे तो भी यहाँ पे बंदूक या फिर गोला बारूद ऊपर से नहीं, इधर से इधर नहीं कर सकता। रीज़न ये है कि भारतीय आर्मी यहाँ पर पहुँच गई, अगर चाहे तो हर एक को शूट करके टुट करके सब उड़ा सकती है। तो ये जो घटना थी ये करीब 6 महीने तक चली। 6 महीने तक इसलिए चाइना जो था वो सोच रहा था कि हम अगर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये जो भारत जो है वो कहीं हमें पीछे से वार ना कर दे। तो ये स्ट्रेटजी भारत की है वो कामयाब हो गई और उसकी वजह से ये जो चाइना जो थे यहाँ जो फिंगर 8 है और यहाँ जो फिंगर 4 है भारत के बीच में, वहाँ वो आने की हिम्मत नहीं कर सकते, इसलिए वो वापस अपने इलाके में वापस जा रहे हैं। और अभी कुछ ऐसी खबरें आ रही है कि चाइना ने एकदम स्विफ्टली 200 अपनी जो टैंक्स थी उसको रिट्रेचमेंट कर दिया, यानी कि वापस बुला लिया। तो टैंकों को वहाँ पे वापस बुलाना वो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि चाइना की जो जहाँ पे कैंप लगे हुए थे वो एकदम सटे घाटी का इलाका था, समतल इलाका था, यानी कि वहाँ पर जैसे हम स्कूटर बाइक वगैरह सब चलाते हैं तो नॉर्मल सरफेस पर वहाँ से वापस जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और लोग काफ़ी सारे जो प्रो चाइनीज़ मीडिया है वो ऐसा दिखा रहा है कि चाइना की जो पावर देखो, क्विकली वो अपनी टैंक्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। तो अरे बाबा, ये जो विड्रॉ करने का जो काम है, डिप्लॉय करने का काम है, उसमें कोई महारत हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय आर्मी जो है जब चाइना के साथ गलवान वैली में क्लैश हुआ, दूसरे दिन माउंटेन कॉर्प्स को रेडी करके उसकी चाइनीज आर्मी की एकदम सामने आ गई। और उस समय ऐसा कहते हैं कि चाइनीज आर्मियों ने कुछ लेजर से हमला किया था, तो भारतीय आर्मी ने भी गोलीबार करके उसको भून दिया था। वहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहे थे उस गलवान वैली के बाद। तो भारत के लिए ये सब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। भारत ने भी अपनी जो टैंक्स थी वो विदिन 7 डेज में अपनी पूरी की पूरी जो टैंक्स वगैरह सब आर्टिलरीज और अपने जो फोर्स थी, लॉजिस्टिक सपोर्ट था, खाना पीना वगैरह सब वहाँ पे लगा दिया था, टैंक सुविधा वहाँ पर लगा दिया था। तो प्रॉब्लम ये है कि भारतीय आर्मी जो करती है उसके बाद दुनिया को शो ऑफ नहीं करती कि देखो हमने किया, ये किया, ये किया। यहाँ की आर्मी जो है प्रोफेशनल आर्मी है और जब कुछ हो जाता है उसके बाद लोगों को पता चलता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। जैसे कि एयर स्ट्राइक हुई तो पहले ऐसे इन्विटेशन नहीं देते कि भाई पाकिस्तान हम आप पर एयर स्ट्राइक करेंगे तो आप रेडी रहिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है।
जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो भी ऐसा नहीं होता है कि भाई पाकिस्तान हम आपके टेररिस्टों पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, मतलब उसको भून डालेंगे, तो आप कृपया हमें सपोर्ट कीजिए, कोऑर्डिनेट कीजिए, ऐसा नहीं होता। तो ये सब हो जाने के बाद समाचार न्यूज में आता है और आर्मी के हर एक आर्मी के स्पोक्स पर्सन बोलते हैं। जब राजनाथ सिंह ने 2 दिन पहले जब भारतीय संसद में जब बयान दिया कि भाई भारत और चाइना के बीच में 9वें दौर की जो लश्करी बातचीत थी उसके बाद डिसएंगेजमेंट होना शुरू किया है, तो चाइना इसका तोड़ कर रहा था कि भारतीय संसद में कब ऐसी बातें का जो बातें है उसका जिक्र हो, क्योंकि चाइना की खुद की कोई संसद है नहीं, सब मिलिट्री डिक्टेटर्स है, तो वो लोग यहाँ पे डिपेंड करते हैं कि भारतीय संसद में जो बोला जाता है उस पर पूरे वर्ल्ड को भरोसा होता है। तो इसके अंतर्गत चाइना ने तुरंत ही अपने डिप्लॉयमेंट करना शुरू कर दिया। अब क्या ये सही स्ट्रेटजी है कि पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट हो जाने के बाद ये शांति से जो पहले वाली जो कंडीशन थी वो वापस आएगी? अगर मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं आपको बताऊं तो ऐसा कभी भी होने वाला नहीं, क्योंकि ये जो चाइना है पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा आयरन कर्टन देश है कि जिसके अंदर क्या होता है, कब कौन सा डिसीजन लेता है, किसी को पता नहीं चलता है। अगर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो चाइनीज स्टडी में एक्सपर्ट है और उसके काफ़ी सारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं और उसके काफ़ी सारे लिंक्स चाइना में है, उस लिंक्स में से ऐसा पता चला है कि ये जो समुंदर होता है ना, जब शांत होता है तब उसके गहराई में, उसके पेताल में बहुत कुछ भूचाल चल रही होती है और तभी वो बाहर आती है जब वो सही समय होता है। ठीक उसी तरीके से ये जो अभी फरवरी में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हुई है, उसका ये मतलब नहीं है कि दोनों के बीच में जो डिसएंगेजमेंट जो कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म हो चुका है, अभी खत्म होने के प्रोग्रेस में है, यानी कि पीक समय तक अभी नहीं पहुंचा है। चाहे गलवान वैली की जो घटना थी वो पीक नहीं थी, पीक अभी ये थी कि पिछले 4 से 5 महीनों में दोनों आर्मी की सेना है इधर उधर दोनों टैंकों से और बुलेट से एक दूसरे के सामने रखकर देखा कि हाँ पहले तुम फायर करो, पहले तुम फायर करो, इस तरीके के सिचुएशन में खड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि अप्रैल से मई महीने में चाइनीज साइड से कुछ ऐसी अनहोनी घटना होने वाली है स्ट्रेटेजिकली कि उसका भारत को ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जो गुप्तचर संस्था है और भारतीय आर्मी है डेफिनेटली 24/7 एकदम विजिलेंस अवस्था में ही रहती है, तो वो भी ये जो समय है आने वाले समय उसको भी बहुत बारीकाई से अवलोकन करेगा और सामने ऐसा कुछ बैकअप के तौर पर हमेशा कंटीजेंसी प्लान रहता ही है। अगर इन केस वर्स्ट के सिनारियो में चाइना की ओर से कुछ एग्रेशन होता है तो उसका किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। आपको बता दें कि गलवान वैली की जो घटना हुई है उस समय में भारतीय जो आर्मी के ऑफिसर्स थे वो जब चाइनीज साइड में मंत्रणा करने के लिए गए थे तब उसके पास हथियार नहीं थे। बी कॉशियसली उसके पास भारतीय आर्मी की आस पर प्रोटोकॉल हथियार लेके नहीं गई थी और चाइनीज पिट्ठुओं ने धोखे से अपने पीछू हथियार का बेड़ा जमा कर रखा था और उस पर हमला कर दिया था भारतीय सैनिकों पर। उस समय भी भारतीय सैनिकों ने चाइनीज को उसके सैनिकों से उसके हथियारों से पीट पीट कर 45 चाइनीज सैनिकों का गला मरोड़ कर गलवान वैली की जो नदी थी उसमें फेंक दिया। यह फैक्ट बात है। तो अब सीधी सी बात है कि हमारी आर्मी भी ये एक्सपेक्ट करने लगी है कि चाइना पर कभी किसी दिन भी भरोसा नहीं किया जा सकता, तो हमेशा कंटीजेंसी प्लान रहता ही है। जैसे 1999 में पाकिस्तान के साथ जब कारगिल वॉर हुआ था उसके बाद ऐसे कोई बड़ी घटना कारगिल वॉर जैसी पाकिस्तान के साथ नहीं हुई। ये भारतीय विजिलेंस की असर है कि इसके बाद इतनी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। तो अगर चाइना की बात करें तो वो दूसरी हमारी जो स्ट्रेंथ है उससे इसलिए बहुत भुकाई गई है क्योंकि भारत का जो डिप्लोमेसी है वो कभी चाइना मैच नहीं कर सकता, उसको बीट नहीं कर सकता। उसका क्लासिक एग्जांपल है कि जब कोरोना वायरस आया तो वो सबको पता है कि ऐसे रोड में से चलते हुए लोग ऐसे दुदक के पड़ जाते थे चाइना के वुहान में और ह्यूबे प्रांत में। तो सबसे पहले चाइना में ही कोरोना वायरस का उद्भव हुआ है। ये तो दुनिया का हर बच्चा जानता है। अब
WHO जो प्रो चाइनीज संस्था बन चुकी है, अब उसने ताल ठोक कर कह दिया कि ये तो चाइना में से निकला हुआ कोरोना वायरस नहीं है, मतलब वहाँ से उद्भव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी जो अमेरिका के बाद सबसे बड़ा फंडिंग देता है वो चाइना ही है, WHO को देता है। मतलब कि WHO क्या है कि चाइना के फाइनेंशियल फंड से उसका पपेट बन चुका है। अगर आप दुनिया में 193 देश है, 193 देश में से चाइना को बात करके 192 देशों को आप पूछोगे कि वो कोरोना वायरस कहाँ से आया, तो सभी एक ही सुर में बोलेंगे ये निकला वुहान पे, चाइना में से। तो अब इसको तो रेट्रोस्पेक्ट कर नहीं सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत भारत ने क्या किया कि जब चाइना ने उसका कोरोना वायरस का जो जेनेटिकल कोड था वो डिस्क्लोज किया दिसंबर 2019 में, तब उस पर से कोरोना वायरस बनाने की दिशा में अग्रसर होने लगा। आपको बता दें कि ये जो भारत की जो कोरोना वायरस की जो डिप्लोमेसी है, पूरे वर्ल्ड में उसकी सराहना हो रही है। भारत ने करीब करीब 65 देशों को कोरोना वायरस के 203 मिलियन से ज़्यादा डोज दिए हैं, और ये जो डोज दिए हैं वो उसमें से 65 लाख से ज़्यादा जो डोज थे अपने मित्र देशों को, यानी कि आसपास के देशों को फ्री में दे दिए थे एज ए डिप्लोमेसी के तौर पर, जैसे कि भूटान हुआ, मालदीव हुआ, श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ। तो ये सबसे बड़ी जो भारत ने डिप्लोमेसी दिखाई है, तो उसकी पूरे वर्ल्ड में सराहना हो रही है। अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील ने भारत के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था कि भाई हमें कोरोना वैक्सीन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में हर रोज़ के करीब 65,000 से लेकर 1 लाख के आसपास केसेस आते रहते हैं। तो उसको रिट्रैक करने के लिए हमें ज़रूरत है। तो उस समय में भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया था कि तुरंत ही उसको ज़रूरत थी, तो हमारा जो रिजर्व प्रोडक्शन था उसमें से थोड़ा स्पीड अप करके हुए एस्ट्राजेनेका की जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन थी, पुणे की जो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई थी, उसका जो खपत थी ब्राज़ील को भी। अब जिस समय में एक देश को दूसरे देश की ज़रूरत होती है, तब वहाँ पे अगर दे देते तो वो देश हमेशा उस देश का जो उपकार है वो ध्यान में रखता है। तो इसी तरीके से भारत की जो डिप्लोमेसी है उसकी लैटिन अमेरिका में बहुत बड़ी पॉजिटिव असर होती है। और उससे भी सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है कनाडा की, जो इधर उधर भटकता रहा कि हमें कोरोना की वैक्सीन दे दो। उसको किसी ने वैक्सीन नहीं दिया, नहीं तो अमेरिका ने दिया, नहीं तो फाइजर अमेरिका की कंपनी उसने दिया। चाइना की जो वैक्सीन, चाइना वालों ने भी उसको वैक्सीन नहीं दिया। तो अंत में उन्होंने भारत के सामने एक मांग रखी कि भाई हमें वैक्सीन दे दो कोरोना वायरस की। क्यों ऐसा बोलते हैं कि कनाडा तो बहुत बड़ा डेवलप देश है, यहाँ से दुनिया से बहुत सारे लोग वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो बहुत बुद्धिधन वहाँ पे इकट्ठा हुआ है। किंतु ये सारा होने के बावजूद भी कनाडा अपनी लोकल पॉलिटिक्स और कुछ ऐसे कमी की वजह से वहाँ पे इस तरीके की वैक्सीन को बना नहीं पाया। तो फाइनली भारत को नंबर डायल किया +91 कि भाई हेलो हमें कोरोना वायरस की वैक्सीन दे दो। भारत ने कहा ठीक है, आपको ज़रूरत है, आपको भी देंगे। तो उसी के अंतर्गत आज कनाडा भारत से कोरोना वायरस की वैक्सीन खरीदेगा। हालांकि आज से करीब अगर आप पीछे देखें तो 70 साल पहले जब भारत आज़ाद हुआ था, तब भारत ने पहली जो पेनिसिलिन जो थी, यानी कि जो पेन किलर की जो खास करके जो आती है दवाएं, वो दवाई की पहली खपत लेने के लिए अमृता गिल करके भारत की जो पहली फॉरेन मिनिस्टर थी वहाँ पर गई थी कनाडा, और वहाँ से पहली खपत ले गई थी। तो आज पूरी सिचुएशन उल्टी हो गई है कि भारत एक विश्व की जो महान आर्थिक व्यवस्था है उसके ऊपर उभर रहा है, और इसी के कारण भारत अभी पूरे वर्ल्ड को कोरोना वैक्सीन जो है वो सप्लाई कर रहा है। और ये से जो चाइना है वो बहुत बुरी तरीके से ऐसे सिक्योर कर चुका है कि उसको ऐसा एक्सपेक्ट होने लगा था भूतकाल में कि हम लोग है कोरोना वैक्सीन को एक्सपोर्ट करेंगे और पैसा कमाएंगे और हम अमेरिका को लात मार के सुपर पावर बन जाएंगे। किंतु वो इसकी जो स्ट्रेटजी थी वो भी यहाँ पे काम में नहीं आई, और वो कोरोना वायरस को ओरिजिन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने भारत के साथ आज यूजुअली बॉर्डर इश्यूज क्रिएट करके वो भी कर लिया कि भाई भारत पीछे हटेगा तो पूरे वर्ल्ड का ध्यान इधर भटक जाएगा, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। तो इस तरह की जो घटनाएं थी वो 2020 और 2021 में घटित हुई है, और उसमें भारत ने एक मैच्योर डिप्लोमेसी का ज्वलंत उदाहरण पेश किया है। और आने वाले समय में
ये जो भारत का जो स्टैंड है वो उसकी नोटिस डेफिनेटली सुपर पावर जो कंट्रीज है उसमें उसकी गणना होने वाली है। दोस्तों आपका क्या कहना है इसमें, कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो में अपना मंतव्य शेयर करके दूसरों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।